बहुत समय पहले की बात है। बासीपुर गांव में एक बबलू नाम का निखटू आदमी रहता था। वो बहुत कामचोर था। उसे केवल आराम करना ही पसंद था। यह इधर उधर आवारागर्दी करता था। बबलू के पिता हरकलाल एक ईमानदार इंसान थे। बबलू की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, मगर बेटे की इन हालतों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन ये लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। बेटा, जीवन आराम करने के लिए नहीं है, मेहनत से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा हूँ। बबलू के पिता ने कई बार बबलू को समझाया, मगर उस पर एक भी बात का असर नहीं हुआ। इसलिए बबलू के पिता की आंखों में हमेशा चिंता झलकती थी। भाई किशन, ये लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता ही रहता है या फिर सारा दिन आवारागर्दी ही करता रहता है। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। ये कब तक चलेगा? सुनो हरकलाल, मेरे ख्याल से तो यही तरीका बेहतर है कि तुम इसकी शादी कर दो। जब इस पर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो इसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। तुम सही कह रहे हो, शायद इसका यही हल है। मैं जल्द ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। कुछ ही दिनों में हरकलाल ने रीतो नाम की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। रीतो बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। रीतो के आ जाने से मुझे पूरा यकीन है कि बबलू तुम्हारा आलसीपन दूर हो जाएगा। अब तुम जिम्मेदार हो जाओगे। शादी के बाद भी बबलू की आदतें नहीं बदली थी, बल्कि वो और भी सुस्त और काहिल हो गया था। मोहिनी, आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, ये बस सोता रहता है। अपने पति की इन हरकतों से रीतो अब बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन रीतो ने अपने ससुर हरकलाल के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आप घर के बड़े हो, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। आपने अपने उस निकम्मे और आलसी बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? वो कुछ करता धरता तो है नहीं, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था उसकी शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ वो कोई काम करे और अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, वो तुम्हारा पति है, तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, वो मेरी सुनते ही कहाँ हैं। या तो सारा दिन घर में पड़े रहते हैं या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते चले गए, हालात और भी खराब हो गए। एक दिन हरकलाल का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद बबलू को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन बबलू घाट पर लेटा आराम कर रहा था। उसे आराम करता हुआ देखकर रीतो का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। आपको शर्म नहीं आती? सारे गांव के मर्द सुबह उठकर अपने अपने काम को चले जाते हैं, उनकी पत्नियां आराम करती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ एक पल भी सुकून नहीं मिला। अरे रीतो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे मोटे काम मिलते हैं और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं करूँ तो कोई बड़ा काम करूँगा। बड़ा काम कोई तुमसे होगा नहीं और छोटा काम तुम कोई करना नहीं चाहते। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे रीतो, कुछ दिनों की बात है, देखना मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ और मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अरे बस भी करो, तुम तो बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली बात कोई है ही नहीं तुम्हें। तुम क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। वो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे रीतो, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो,
मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 रोटी तो बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? घर में 2 दिन से अनाज का एक दाना नहीं है। बताओ रोटी कहाँ से बनाऊं? तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ कोई काम करो ताकि हमारे घर का चूल्हा जल सके। रीतो की कड़वी बातें सुनकर भारी कदमों से बबलू बाहर चला जाता है। अब क्या करूं? ना मेरे पास कोई काम है, ना कोई पैसे। आज तक उधार ही लेकर गुजारा किया, अब कौन देगा मुझे उधार? एक आखिरी उम्मीद है, वो हर बार मेरी मदद करते आए हैं, शायद इस बार भी मेरी मदद कर। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूँ अगले हफ्ते लौटा दूंगा। तुम्हें पता है ना, मैंने आगे भी तुम्हारी कई बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की जहमत उठाई? ऐसा गाँव में कौन है जिससे तुमने उधार ना लिया हो? भाई सच में इस बार हालात बहुत खराब, तो ताने दे रही है, ये इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो बबलू, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहो? क्या कभी सोचा है खुद के पैरों पे खड़ा होने की? अरे भाई मैं यहाँ पे कोई ज्ञान सुनने नहीं आया। अरे भाई अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो। बबलू की ये लापरवाह बात सुनकर जीत का गुस्सा टूट पड़ता है। अरे बबलू, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा कि तुम एक नंबर के मक्कार और झूठे इंसान हो। पैसे लेकर लुटाने का नाम ही नहीं लेते हो। हमारे जैसे लोगों की मदद करना ही बेकार है। जीत की बातें सुनकर बबलू अपने घर की ओर बढ़ा, मगर कदम भारी थे। वो एक पेड़ के नीचे साए में खड़ा हो गया। बबलू अभी अपने हालात के बारे में सोच ही रहा था कि उसे दूर से मुखिया और उसके साथ एक साथी आता हुआ दिखाई दिया। अरे बाप रे, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? या जी तो मेरे से पैसे वापस लेने आ रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दूँ? बस बहुत हो गया बबलू, तुमने मुझे कब से बेवकूफ़ बना रखा है। मुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी मेरी बात सुनिए, मेरी हालत बहुत ख़राब है और घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी पाई पाई वापस लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो कब का चुका देता। तेरे बहानों की कोई कीमत नहीं है। तुझसे बड़ा कामचोर और बहानेखोर मैंने कोई नहीं देखा। अरे मुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर बबलू समझ गया कि वो आज बचने वाला नहीं है। मुखिया जी एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं 1 महीने के अंदर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो, तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अभी ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया का आदमी बबलू को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ रीतो पहुँच जाती है। मुखिया जी इनको छोड़ दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ ये आपके पैसे लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। ये तो बस मैं तुम्हारी बात का मान रखकर इससे आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन सुन लो, इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं इसका वो हाल करूँगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। कब तक मैं तुम्हें ऐसे ही बचाती रहूंगी बबलू? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे ना लुटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। तो सही कह रही है, अगर मैंने पैसे वापस ना लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? और एक काम करता हूँ, मेरे पास 2 बकरियां हैं, उनमें से एक मुखिया जी को दे देता हूँ ताकि वो कुछ मोहलत दे देंगे। अगली सुबह बबलू एक बकरी की पेशकश करने मुखिया के पास पहुंच जाता है। मुखिया जी मैं आपके पैसे वापस नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ लेकिन मेरे पास 2 बकरियां हैं, उनमें से एक आप रख लें और जब मेरे पास पैसे होंगे मैं वो वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। जा अपनी बकरी ले आ। मुखिया जी आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दें, वो बकरी लेकर आ जाएगा। मुखिया अपना एक साथी बबलू के साथ भेज देता है। बबलू उसे अपनी एक बकरी सौंप देता है। वो बकरी लेकर वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद बबलू अपनी पत्नी रीता के पास जाता है। मैंने आज मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिए है, अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? तो मैंने अपनी एक बकरी उन्हें दे दी उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी में उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बकरी दे दी और तुम इसे अपनी समझदारी मान रहे हो? क्यों, इसने क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं, आप हो। अब एक बकरी हमारे किस काम की? हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने ये तो सोचा ही नहीं, एक बकरी के साथ हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। किसी भी तरह जाकर मुखिया जी से मेरी बकरी वापस लेके आओ, अभी के अभी। बबलू शर्मिंदा होकर सर झुकाता है और बाहर निकल जाता है। बबलू एक जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गलती पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभालें। अचानक बबलू को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ के पास एक साधु बाबा प्यास से बेहोश होकर नीचे गिरे हुए थे। बबलू बाबा के पास पानी लेकर जाता है और उसे पानी पिलाता है। उसके बाद बाबा होश में आ गए। धन्यवाद बेटा, तूने मेरी प्यास बचाई। अब मुझे पता है तुझे कौन सी परेशानी सता। बाबा, आप मेरी परेशानी कैसे जानते हैं? बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूँ। गांव का एक मुखिया तेरी एक बकरी ले गया है। तूने गांव वाला से कर्ज बहुत ज़्यादा ले रखा है और तेरी पत्नी भी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है इन सब मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बाबा, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन मैं इनका हल नहीं निकाल पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। रख और सच्चे मन से प्रयास कर। बाबा जी, मुझे इस बार इस संकट से बचा लीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बेटा, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। उसमें 100 बैलों जितनी ताकत होगी तो जो भी काम करेगा तुझे थकान नहीं होगी। अब बस तू अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम कर। धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए बबलू को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। बबलू भी नई उम्मीद के साथ वहाँ से चल पड़ा। अगली सुबह जब रीतो ने उसे देखा तो वो बिस्तर पर नहीं था। वो अपने पति को ढूंढते हुए खेतों में गई। रीतो ने खेतों में जाकर देखा बबलू खेतों का काम कर रहा था, वो भी बिना बैलों के। ये देखकर रीतो हैरान हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतने मेहनती हो गए, तो बिना मदद के ही अकेले पूरा खेत जोत रही है। ये तो कमाल हो गया। कुछ दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि बबलू किसी भी मदद के बिना खेत का सारा काम खुद कर लेता है, वो भी बिना थके। अब तो गांव के लोग भी उसे अपना काम करने के लिए अपने खेतों में बुलाते थे। आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में काम करते हैं। आप ना सिर्फ अपने बल्कि पूरे गांव के खेतों का भी काम कर देते हैं और जरा भी आराम नहीं करते। आपको थकान नहीं होती क्या? आखिर ये क्या हो गया है आपको? पता नहीं भी तो, लेकिन मैं जितना भी काम कर लूं मुझे थकान महसूस नहीं होती। मुझे लगता है ये बाबा जी का आशीर्वाद है। फिर बबलू ने बाबा के आशीर्वाद के बारे में रीतो को सब कुछ बता दिया। अच्छा जी, ये बात है, ठीक है, आप जाइए और अपना काम खत्म कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बबलू के जाते ही रीतो उसी पुराने पेड़ के पास जाती है जहाँ बबलू को बाबा का आशीर्वाद मिला था। थोड़ी देर में साधु बाबा वहाँ आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। बबलू की मेहनत तो अब अद्भुत हो गई है। वो बिना थके दिन रात काम करता है, लेकिन यही मुझे डर है कि ये उसकी सेहत के लिए हानिकारक ना हो। वो अब बहुत काम करने लगा है और खुद को बहुत थकाने लगा है। क्या ये सही है? क्या हमें कुछ ख्याल नहीं करना चाहिए?
रीतो की बातें सुनकर बाबा कुछ देर सोचने लगे। वो समझ गए कि रीतो का मकसद उसकी मदद करना था। अब उसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटी, मैंने ही बबलू को ये वचन दिया था। तुम क्या चाहती हो अब बताओ। बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि आप वो वचन वापस ले लें। बबलू अब अपनी मेहनत से अपने रास्ते पर चलना चाहता है। उसकी मेहनत ही उसकी असली ताकत है और उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने देना चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। अब से आरामदास पहले जैसा हो जाएगा। फिर रीतो घर लौट आई और उसने सारी बात बबलू को बता दी। बबलू, बाबा जी ने अपना वचन वापस ले लिया है। अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिखाएगी। मुझे लगता है कि अब तुम अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे। कोई बात नहीं रीतो, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही सब कुछ है। मैं बहुत मेहनत करूँगा और देखो इस बार हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मैं सबका कर्ज वापस करके अपनी बकरी भी वापस ले लूँगा और फिर मेहनत से काम करेंगे। एक गांव में गरीब आदमी दीपक अपनी बेटी रानो के साथ छोटे से घर में रहता था। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। वो कई सालों से अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए इकट्ठे कर रहा था। अब उसके पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। दीपक ने दूसरे गांव के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। कुछ ही दिनों में दीपक की बेटी की शादी होने वाली थी। दूसरे गांव में हरक नाम का एक जमींदार रहता था जो दूसरों को बहुत परेशान करता था। वो गांव में किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन जमींदार अपने घर में बैठा सोच रहा था। दीपक के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर रहा है। इसने मेरे पैसे तो आज तक वापस लौटाए नहीं और ब्याज भी बढ़कर काफी हो गया है। यही सही वक्त है इससे अपने ब्याज समेत पैसे वापस लिए जाएं। शादी वाले दिन उसके घर जाकर बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। शादी वाले दिन जमींदार अपने 2 गुंडों के साथ दीपक के घर चल पड़ा। जब जमींदार दीपक के घर पहुंचा तो वहां पर खड़े लोग जमींदार को देखकर घबरा जाते हैं। जमींदार का यहाँ आना ठीक नहीं है। ये मतूब कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम सही कहते हो भाई, ये नामुराद बिना मतलब कहीं नहीं जाता। इसने बहुत सारे लोगों पर जुल्म किया है। बस आज ऊपर वाला दीपक की इज्जत रख ले। जब दीपक ने जमींदार के आने की खबर सुनी तो वो दौड़ा चला आया। दीपक को देखकर जमींदार दीपक से बोला, क्योंकि दीपक अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा है और हमें तूने बुलाया भी नहीं और मैं बिना बुलाए ही चला आया। क्यों, मैंने सही किया ना? ये तो आपने बिल्कुल सही किया। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आप इस मौके पर हमारे घर आए। अरे मैं तो खुशी में शामिल होने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने पैसे वापस लेने आया हूँ और वो भी ब्याज समेत। आज तो मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मैंने अपनी बिटिया के लिए एक पैसा बड़ी कमाई से जोड़ा है और उसकी शादी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे लड़के वाले नाराज हो जाएं और मेरी बेटी की शादी रुक जाए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। जब तू मुझसे पैसे लेने आया था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, क्या जरूरत थी थोड़े पैसों में कर लेता। मैं अपनी बेटी को कभी कोई सुख नहीं दे पाया। बेचारी ने बचपन से ही मुसीबतों का सामना किया। मैं सोचा मैं अगर इसका व्यवहार किसी अच्छे घर में कर दूंगा तो इसे किसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा है। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। अब वो अपने ससुराल में खुशी से रह सकेगी। अच्छा, तूने अपनी बेटी का विवाह इतने बड़े घर में किया है। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर तू सारे पैसे शादी पे खर्च कर देगा तो मेरे पैसे कौन देगा? तो मैं दिन रात मेहनत कर कर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे मेरी बेटी की विवाह में रुकावट आ जाए। मैं कुछ नहीं जानता दीपक, तेरी बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए, अभी और इसी वक्त। तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना मैं तेरे समझी के सामने तेरी वो इज्जत करूंगा
तू जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, तुम मेरे पैसे ब्याज समेत वापिस दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे समझी के सामने रुसवा कर दूंगा। यूं ही 10 मिनट गुजर जाते हैं मगर दीपक जमींदार को पैसे नहीं दे पाता। इतने में ही दीपक का समधी और दामाद आ जाते हैं। जमींदार उन दोनों के सामने दीपक को बहुत बुरा भला कहता है और उसके समधी के सामने उसे रुस्वा करता है। जिस आदमी की लड़की के साथ तुम अपने लड़के का विवाह कर रहे हो, ये 1 नंबर का धोखेबाज और मक्कार आदमी है। पैसे उधार दिए थे और अभी तक वापस नहीं लौटाए। जमींदार की ये बात सुनकर दीपक का समधी अपने बेटे से कहता है, चल बेटा यहाँ से, मैं दीपक जैसे मक्कार आदमी की बेटी से तेरा विवाह नहीं कर सकता। मैं तो इसे भला आदमी समझता था, ये तो 1 नंबर का बदमाश निकला। अच्छा हुआ मुझे विवाह से पहले ही पता चल गया, वरना जीवन भर मुझे पछतावा रहता। अपने समधी को ये बातें सुनकर जाता देख दीपक को ऐसी घबराहट हुई कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। जब वहाँ खड़े लोगों ने उसकी जांच की तो वो कहने लगे, अरे दीपक की तो सांस नहीं चल रही, लगता है दीपक इस दुनिया में अब नहीं रहा। दीपक को मरा हुआ देखकर जमींदार वहाँ से भाग जाता है। जब इस बात का पता दीपक की बेटी रानो को चला तो वो दौड़ती चली आई। अपने पिता को जमीन पर गिरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मेरा अब इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। जब मेरे पिताजी यहाँ नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी? उसी भीड़ में खड़ा हुआ साधु बोलता है, बेटा ऐसा नहीं बोला करते, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जालिम जमींदार की वजह से आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उस नामुराद को ऊपर वाला उसकी सजा जरूर देगा। बाबा, जिस लड़की की बारात वापिस चली जाए, जिसके बाप की पगड़ी पृथ्वी के सामने उछाली जाए, वो लड़की जान न दे तो और क्या करे? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं किसके सहारे जीऊं बाबा? इतना सब हो जाने के बाद अब मुझसे कौन विवाह करेगा? भीड़ में खड़ा बबलू नाम का शख्स ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो रानो से कहता है, मैं करूँगा रामा तुमसे शादी, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बबलू की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी बहुत खुश हो गए। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। बबलू रानो को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में बबलू अपने घर पहुँच जाता है। बबलू के साथ रानो को देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, बबलू बेटा, कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और ये लड़की कौन है? ये तुम्हारी बहू राना है। इस बेचारी के साथ बहुत जुल्म हुआ। इस कत्ल वक्त पर मुझे इससे विवाह करना पड़ा। फिर बबलू सारी बात अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर बबलू की माँ बबलू से कहती है, तूने अपनी जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। अब मैं तुम्हें कह सकती हूँ, शाबाश बेटा शाबाश। तूने एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर बहुत ही अच्छा काम किया है बेटा। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। अगले दिन रानो बहुत परेशान थी। उसे परेशान देखकर बबलू उससे पूछता है, जालिम जमींदार ने तुम्हारे बाप पर बहुत जुल्म किया और तुम्हें अनाथ कर दिया। तुम परेशान मत हो, मैं उस जालिम जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। मम्मी, आप उस चालबाज से भूल कर भी मत टकराना। परेशान मत हो रानो, मैं उस चालबाज की सारी चालबाजी निकाल दूंगा। बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ उसके साथ। फिर बबलू रात के अंधेरे में जमींदार के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। आवाज सुनकर जमींदार अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, देखना जरा भाई, कौन इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है। आप जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? हर टाइम मुझे ही कहते रहते हैं। जी तुमने समझ क्या रखा है? अरे नाराज क्यों होती हो? मैं जाकर देख लेता हूँ दरवाजे पर कौन है। फिर जमींदार बाहर आकर बबलू से कहता है, अरे क्या बात है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? मैं परदेसी आदमी हूँ,
मुझे रात रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। क्या आप मुझे कुछ जगह दे देंगे? मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। जमींदार बहुत ही लालची और कंजूस था, इसलिए वो बबलू की बात पर सोचने लगा। आज रात इसे घर रख लेता हूँ और इससे रुकने का मोटा किराया वसूल करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इससे रहने के लिए किराया देना होगा। ठीक है, मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कितना किराया देना होगा? एक रात रहने के 2 सोने के सिक्के। फिर बबलू 2 सोने के सिक्के निकालकर जमींदार को दे देता है। बबलू से 2 सोने के सिक्के लेकर जमींदार बहुत खुश होता है। फिर वो बबलू से कहता है, चलो घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। जमींदार बबलू को एक कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। जमींदार की पत्नी अपने पति से कहती है, ये आदमी कौन है और तुम इसे घर में क्यों ले आए? ये तुम्हारा जानने वाला है क्या? भाग्यवान, मैं इसे नहीं जानता। ये तो कोई परदेसी है, रात भर के लिए हमारे घर रुकेगा और सुबह होते ही चला जाएगा। रात में रुकने के लिए मैंने इससे 2 सोने के सिक्के लिए हैं। अरे तुम हर वक्त उल्टा काम क्यों करते हो? कभी सीधा काम भी कर लिया करो। इस अनजान आदमी को घर में लाने की क्या जरूरत थी? क्या पता ये कोई ठग हो। हमारे सो जाने पर क्या पता हमारा माल लेकर भाग जाए। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैंने उससे रात भर रुकने के लिए कह दिया है और उससे 2 सोने के सिक्के लिए हैं, और अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, आज उस परदेसी के पास ही जाकर सो जाओ और उस पर ध्यान रखना, और मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों बबलू के कमरे में आ जाते हैं। जमींदार बबलू से कहता है, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। मेरा नाम रामू है। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन रामू मुझे नींद थोड़ी देर से आती है। ये मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे कोई कहानी सुना दोगे तो रात जल्दी कट जाएगी। ये कहानी तो बहुत आती है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ और मुझे जल्दी सोना है, तो क्या तुम्हें जल्दी जाना भी तो है। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है सोने की? आराम से सो जाना, इसे अपना ही घर समझो। अब तुम्हें इतनी सारी कहानियां आती हैं तो एक सुना ही दो। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में एक कबंडी राजा रहता था और वो बहुत जालिम था और उसकी पत्नी भी बहुत जालिम थी। कहानी बीच में छोड़कर बबलू चुप हो गया और वो किसी गहरी सोच में डूब गया। बबलू को ऐसा देखकर जमींदार बोला, बेटा, तुम कहानी सुनाते सुनाते चुप क्यों हो गए? मुझे एक बात याद आ गई थी। आप भले लोगों से भला क्या छुपाना। दरअसल मैं राजा के यहाँ काम करता था और मैंने राजा की बहुत सेवा की थी, और जब मैं राजा के यहाँ नौकरी छोड़कर जा रहा था तो राजा ने खुश होकर मुझे सोने के सिक्कों से भरी 2 थैली दी थी। लेकिन तुम्हारे वो सोनों को सिक्के से भरी थैली है कहाँ? आप भले और ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब मैं उन चिड़ियों को लेकर गाँव पहुँचा तो रात बहुत हो गई थी। अगर मैं किसी के घर रहूंगा तो वो मेरे सोने के सिक्के से भरी थैली चुरा लेंगे या फिर छीन भी सकते हैं। ये मैंने उन्हें एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया है, और जब सुबह मैं घर जाऊंगा तो उन्हें निकाल कर लेकर जाऊंगा। बबलू की ये बात सुनकर जमींदार सोचने लगा, ये पागल लगता है। क्यों ना मैं इसकी दोनों सिक्कों की भरी थैलियां वहां से निकाल आऊं, और यही सही रहेगा। अब मैं इसे सोना देता हूँ और इसके सोते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। जमींदार ने ये सोचकर अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, रात बहुत हो गई है, चलो हम जाकर सोएं और इसको भी आराम करने दो। तुम आराम करो बेटा, और हम भी चलकर सोते हैं, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। इतना कहकर जमींदार अपनी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है और कहता है, पर नजर रखना, और मैं इसके सोनों को सिक्कों से भरी थैली निकाल कर लाता हूँ। अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले इस आदमी को गहरी नींद में सोने दो। ठीक कहती हो, जैसे ही ये गहरी नींद सोएगा मैं इसकी थैलियां निकालने चला जाऊंगा। जमींदार रामू के सोने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में जमींदार को लगा कि मुसाफिर सो चुका है। जल्दी से मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। फिर जमींदार चुपचाप अपने घर से निकल गया। जमींदार की पत्नी सोचती है,
आज तो बहुत तगड़ी आसामी हाथ लगी है। मैं तो इसे ठग समझ रही थी, लेकिन ये तो एक नंबर का लल्लू है। चलो अब मैं आराम करती हूँ। जमींदार की पत्नी आराम करने के लिए लेट जाती है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। उधर बबलू सोचने लगता है, ये जमींदार तो मेरे बहकावे में बहुत जल्दी आ गया। चलो ये तो अच्छा हो गया, जमींदार के आने से पहले पहले मैं ये सारा सामान इकट्ठा कर लूं। बबलू जल्दी से जमींदार की तिजोरी की ओर चला जाता है। जमींदार ने तिजोरी में ढेर सारा माल इकट्ठा कर रखा था। बबलू ने चुपचाप तिजोरी खोली और सारा माल एक थैली में जमा कर लिया और चुपके से वो जमींदार के घर से फरार हो गया। उधर जमींदार ने पेड़ की खुदाई की, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। जमींदार समझ जाता है कि उस लड़के ने उससे झूठ बोला है। फिर जमींदार जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब जमींदार घर जाकर तिजोरी देखता है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जीवन की कमाई वो ले गया। जमींदार के रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है और वो भागकर जमींदार के पास जाती है और वो कहती है, क्या हो गया जी? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? मैंने तुमसे कहा था उसका ध्यान रखना, मगर तुमने नहीं रखा और वो हमारा सारा माल लेकर फरार हो गया। जब जमींदार की पत्नी की नजर तिजोरी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। दोनों पति पत्नी अपने किए पर अब पछता रहे थे। दोनों का रो रो के बुरा हाल था। उधर लूटा हुआ सारा माल बबलू अपनी पत्नी को दे देता है। आज तुमने अपनी चालाकी और होशियारी से उस जमींदार की अकल ठिकाने लगा दी। आज तुम्हारी वजह से उस जालिम जमींदार से पूरे गांव को रहाई मिल गई है। अगर तुम ना होते तो आज सारे मजलूम बेचारे उस जमींदार का जुल्म सह रहे होते। तुम्हारी ही वजह से आज उन मजलूम लोगों को जमींदार से आज़ादी मिली है। जानू, आज जो कुछ भी हुआ है ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। जमींदार के मर जाने के बाद लोगों को उनकी जमीन मिल गई जिस पर उसने कब्जा किया हुआ था। रानू और बबलू आज खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।